हल्की गुनगुनी जाड़े की धूप में तख्त पर बैठे बैठे चारों ओर नजर घुमाई। आज कितने दिनों बाद वह इस घर की चारदीवारी के भीतर आई थी। यह बदला हुआ माहौल उनके मन को सुकून दे रहा था। जानती थी रात को वापस जाना है अपने घर। पार्वती देवी ने एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया है। आंखें बंद करके अतीत में विचरण करने लगी। राम राम भौजी, क्या बैठे बैठे ही सो रही हो? पड़ोसन राधा की बुलंद आवाज से चौंक कर पार्वती ने आंखें खोल दी। अरे राधा, आओ आओ। मुस्कान बिखेरते हुए पार्वती ने पड़ोसन का स्वागत किया। पास रखी कुर्सी पर आसन जमाते हुए राधा बोली, आज तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो आपको देखकर कलेजा मुंह को आता था। हाँ, मैं बहुत ठीक हूँ। इप्सिता ने मेरी बहुत सेवा की है। इप्सिता ने? छोड़ो भाभी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? वो मेम और सेवा? भाभी, आप तो सत्य बोलने के लिए जानी जाती हैं, फिर ये लीपा पोती क्यों? मुंह बनाकर राधा बोली। सत्य बोल रही हूँ राधा। तुम तो जानती ही हो रवि की पसंद के मैं कितना विरुद्ध थी। मैं तो सदा ही अपनी राय बेबाक ढंग से रखती आई हूँ। हाँ, पर तुम्हारा विरोध कहाँ काम आया था? रवि ने शादी तो अपनी पसंद की इंजीनियर लड़की से ही की थी। राधा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब लगता है कि बेटे की उस बगावत को मैं मन से क्षमा नहीं कर पाई थी। भाभी, कैसी बात कर रही हो? सारी दुनिया ने देखा था आपने कितने धूमधाम से रवि का ब्याह किया था। कितना तो खूबसूरत जड़ाऊ सेट मुंह दिखाई में अपनी विजातीय बहू को दिया था आपने। अतीत में डूबते हुए पार्वती बोली। और खूब तारीफ बटोरी थी मोहल्ले और परिवार में। परंतु सच तो यही है कि मैं बेटे की इस पसंद को अब जाकर अपना पाई हूँ। और अपनाया भी क्या, उसने अपनी सेवा से मुझे जीत लिया है। भौचक्की सी राधा पार्वती के चेहरे पर आते जाते भावों को देखे जा रही थी। राधा, सच तो यह है कि रवि की शादी के बाद मैंने एक निष्ठुर सास की तरह अपनी छोटी बहू में कमियां निकालने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके बनाए हर खाने में नुक्स, उसके किए हर काम में नुक्स। भाभी, राधा की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। होता भी क्यों नहीं। मोहल्ले की न्यूज एजेंसी कहलाने वाली राधा हर घर की अंदरूनी बातों की खोज खबर रखती थी। फिर पाक साफ इमेज रखने वाली पार्वती भाभी के बारे में इतनी धमाकेदार खबर कि उसे हवा भी नहीं लगी। हाँ राधा, सच यही है। हमेशा आदर्श का चोला ओढ़कर मैं कहती जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की भला किसी घर की आदर्श बहू कैसे हो सकती है? परंतु राधा, हकीकत ये है कि वो बेचारी तो मेरी अच्छी बहू बनने की पुरजोर कोशिश करती रही और मैं ही आदर्श सास नहीं बन सकी। आदर्श तो छोड़ो, अच्छी सास भी नहीं बन पाई। पर भौजी, तुम्हारी ये नौकरी पेशा बहू तो 1 साल में ही अलग हो गई थी। नहीं, छोटी कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने ही तीनों को अलग अलग मकान लेकर रहने को कहा था। पता नहीं क्यों, मैं ऐसा ही चाहती थी। मेरी सहपर जेठानियां भी उस पर हावी थीं। बड़ा बेटा पुश्तैनी मकान में रहा तो मैं उसी के साथ रही, इसीलिए वह आदर्श बेटा कहलाने लगा। मजली जब आती दूर से ही सिर पर पल्ला डालकर आती। पूरा मोहल्ला देखता तो वह भी आदर्श हो गई। छोटी कभी पति के साथ कार से आती, कभी खुद कार चला कर आती, कभी सूट पहनती, कभी जीन्स टॉप। तो उसके जाने के बाद हमेशा मोहल्ले में खुसुर पुसुर होती, जिसे मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी, तुम्हारी बड़ी बहू तो उस हादसे के बाद तुम्हारी सेवा न कर पाने के कारण बहुत दुखी रहती है। जब तब रोती है। कोई मोहल्ले वाला उसके पास आ जाता तो वो बेचारी रोती ही रहती। तुम्हारे लिए बहुत दुखी थी। राधा, जानती हूँ यह सब, सुनती रही हूँ। लायक बहू का खिताब तो मैंने ही उसे दिलाया है। अब वह उसे बनाए रखना चाहती है और तरीके भी उसे आते हैं। हाय हाय भाभी, आज तो आप कैसी बातें कर रही हैं? राधा ने और कुरेदा। राधा, मेरी तीनों ही बहुएं ठीक हैं, लेकिन इनमें जिसे मैं खोटा सिक्का समझ रही थी वही इप्सिता सबसे अच्छी है। वक्त पड़ने पर वही हीरा निकली। इस हादसे में तुम तो जानती ही हो मेरे दोनों पैर टूट गए थे। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर आश्रित हो गई थी और इस कठिन घड़ी में सबकी असलियत सामने आ गई। राधा अब सब जान लेना चाहती थी, सो बोली, कैसे भाभी, क्या बड़ी दोनों बहुओं ने आपकी सेवा करने से मना कर दिया? नहीं राधा, मना तो नहीं किया, परंतु उनके पास मेरी सेवा न कर पाने के अपने अपने कारण थे, मजबूरियां थी। मतलब? माथे पर सिलवटों के साथ राधा ने पूछा। उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं?
जब अस्पताल से डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने की इजाज़त दे दी तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहू ने मुंह खोला और अपनी दोनों देवरानियों से बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होता जो मैं माँ जी की सेवा कर पाती, लेकिन दोनों पैरों से लाचार माँ जी को बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी बेटी की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में घर में इस तरह का मरीज हो तो पढ़ाई पर असर आएगा। बेटी की परीक्षा के बाद मैं माँ जी को अपने पास ले आऊंगी, तब तक तुम दोनों इस जिम्मेदारी को उठाओ। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मोबाइल सुन रही थी। बोली, अच्छा भौजी, फिर इन दोनों ने क्या कहा? राधा बड़की के चुप होते ही मझली बोली, आपकी समस्या तो देख रही हूँ भाभी, लेकिन मेरी मजबूरी भी तो देखिए। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग की सेवा टहल कर पाना क्या संभव है? इप्सिता को ही माँ जी को अपने पास ले जाना चाहिए। इसके पास ना तो अभी बच्चों की समस्या है और ऊपर से दोनों कमाते हैं, तो रुपए पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर कभी कोई ज़रूरत होगी तो हम तो हैं ही इसकी मदद के लिए। क्या कहती हैं भाभी आप? बड़की दार्शनिक अंदाज में बोली। हाँ ठीक है, पर इप्सिता बोली, इसे क्या कहना है? इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, कहना क्या है भाभी, मैं अपने पास रखूंगी माँ जी को, उनकी सेवा करूंगी। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी प्रिय बहुओं के इस रूप को देख रही थी, कसमसा रही थी। उसी समय तीनों बेटे डॉक्टर के पास से मेरी छुट्टी करा कर आए। आते ही मझला बेटा बोला, क्या गप्पे चल रही हैं भाई? जवाब बड़की बहू ने दिया, इप्सिता चाहती है कि पहले वह माँ जी को अपने पास ले जाए, उनकी सेवा कर थोड़ा पुण्य कमाए। बड़ा बेटा बोला, इप्सिता की भावना की कद्र करता हूँ, पर माँ को हमारे ही घर जाना चाहिए, वह वहीं रह रही थीं, उनका सब कुछ वहीं है। मझली झट से बोली, ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इप्सिता प्रैक्टिकल बात कर रही है। उसका कहना है कि आपके घर में बिटिया की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मझला बेटा झट से बोला, हाँ यह तो बात सही है, तब तक हम ले चलते हैं माँ को अपने घर। इप्सिता नौकरी करती है, वह कैसे कर पाएगी, और कर भी ले तो दिन भर माँ अकेली रहेंगी। हमारे यहाँ तो बच्चों के बीच में उनका मन लगेगा। बड़ी बहू तुरंत मझली की मदद में बोली, पर मुझे इप्सिता की बात सही लगती है भैया, वह जानती है घर में कितने काम होते हैं, अतः वह व्यवहारिक बात कर रही है। उसका कहना है कि 2-2 छोटे बच्चों के साथ पूरी तरह से लाचार बुजुर्ग की सेवा करना ठीक से संभव नहीं है। अभी वह संभाल देगी, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। बड़े बेटे ने इप्सिता से सीधे पूछा, तुम बताओ इप्सिता, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नजरें झुकाकर छोटी बहू जेठ से बोली, माँ की सेवा में कैसी परेशानी भैया, मुझे खुशी होगी यदि माँ जी मेरे घर चलेंगी तो। मझला बेटा गहरी सांस लेकर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है छोटे, खूब खुश रहो इप्सिता। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बस अस्पताल से सीधे मुझे इप्सिता के घर ले आए। मैं बहुत असहज थी, मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरा व्यवहार इस बहू के साथ बहुत ही बुरा था और अब मैं उसी पर आश्रित थी। सब रात तक रहे, खाना पीना खाया और अपने अपने घर चले गए। मैं अपनी दुश्चिंता और उलझनों के साथ नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मेरे जीवन में शीतल बयार लेकर आई। इप्सिता ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम कर रही थी। मुझे मंजन कराना, तेल लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, चोटी बनाना जैसे अनेक काम वह बिना सिकन के खुशी खुशी कर रही थी। मैं सोच रही थी, ये बहू कहाँ से बिजाती है। मेरी सजाती बहुओं ने तो सास रूपी इस मुसीबत को बेचारी के सिर पर मढ़ दिया था, परंतु थोपी हुई इस मुसीबत को उसने गले से लगा लिया था। 1 सप्ताह हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। उसकी छुट्टियां समाप्त हो गईं। उसने मेरी देखभाल के लिए एक लड़की रख ली, ताकि जब वह ऑफिस जाए तो मैं अकेली न रहूं। वह सुबह से उठकर मेरे सारे काम अपने हाथों से करती, मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर टीवी चलाकर रिमोट मुझे दे जाती। दोपहर में कार चलाकर आती, मुझे खाना खिलाकर बिस्तर में लिटा देती, फिर खुद ऑफिस चली जाती। शाम को आती तो मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर पार्क में सैर कराने ले जाती। राधा उन्हें टोकती हुई बोली, बड़ी दोनों आती तो होंगी न दूसरे तीसरे दिन, आखिर एक ही शहर में तो तीनों रहते हैं। नहीं राधा,
15 दिनों तक तो दोनों ने आने का नाम ही नहीं लिया। शायद डर रही थीं कि छोटी उन्हें ले जाने को न कह दे। बेटे दोनों रोज ऑफिस से लौटते हुए आ जाते थे। जब 15 दिन बाद दोनों बहुएं आईं तो साथ में समस्याओं का अंबार लेकर आईं, ताकि ले जाने जैसी बात कोई कही न पाए। पर इन 15 दिनों में मेरे मन का मैल धुल गया था। छोटी ने मेरा मन जीत लिया था और उसके साथ किए अपने व्यवहार पर मुझे दिल से पछतावा था। मुझसे पूछा गया होता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तो मैं छोटी के घर आने से मना कर देती। आई तो मैं मजबूरी में थी, पर अब मैं सिर्फ उसी के पास रहना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से उसकी गोद भर दे। राधा ने छेड़ा। लगता है इप्सिता ने आप पर जादू कर दिया है। राधा, जादू तो है, पर ये प्यार का जादू है, सेवा का जादू है। इस घर में जहाँ हम बैठे हैं कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी, पर अब ये अपना सा नहीं लगता। इप्सिता का घर ही मुझे अपना घर लगता है। राधा, घर 4 दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है अपनों के प्यार से, अपनेपन की भावना से, अपने मन के एहसास से। आज मैं बड़के की शादी की सालगिरह मनाने छोटे बेटे बहू के साथ आई हूँ। रात में दावत खाकर अपने घर यानी इप्सिता के घर वापस चली जाऊंगी, उस पर अपनी ममता लुटाने। उठते हुए राधा बोली, भौजी, भगवान करे ऐसी विजातीय बहू हर घर में आए और मकान को घर बना दे। दोनों ने हाथ जोड़ा और अपने अपने ख्यालों में खो गईं। अगर आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।